नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 3 साल के भीतर 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन का पानी उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री ने गोवा के पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बनने पर उसकी सराहना की। उन्होंने इसे हर घर में पेयजल पहुंचाने के अभियान की एक बड़ी सफलता बताया। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों पर बारीकी से नजर रखने को कहा। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिले में सेना में अग्निवीरों की भर्ती रैली आज से शुरू। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस साल दिसंबर तक सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मौसम विभाग ने आज से प्रभावित जिलों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की। और डुरंड कप फुटबॉल में एफसी गोवा का मुकाबला भारतीय वायुसेना से और सुदेवा दिल्ली का सामना केरल ब्लास्टर्स से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया है। श्री मोदी ने पणजी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने गोवा को हर घर जल वाला पहला राज्य और दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने पर बधाई दी। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े मिशन में गोवा अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मात्र 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से पानी पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से 7 दशकों में केवल 3 करोड़ घरों में ही ये सुविधा थी। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल में विशाल लक्ष्य और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देशवासियों के साथ गर्व के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि हर घर में पानी पहुंचाने के सरकार के अभियान की ये बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने लोगों, सरकार और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द कई राज्य इस सूची में शामिल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में 1 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। कुछ साल पहले सभी देशवासियों के प्रयासों से देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ था। इसके बाद हमने संकल्प लिया था कि गांवों को ओडीएफ प्लस बनाएंगे, यानी कम्युनिटी टॉयलेट्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गोबर्धन प्रोजेक्ट, ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं।
दुनिया में जल सुरक्षा की चुनौती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में पानी की कमी एक बड़ी बाधा बन सकती है। पानी का अभाव विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में भी बहुत बड़ा अवरोध बन सकता है। बिना पानी सामान्य मानवी, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और उद्योग धंधों सबको नुकसान होता है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से 24 घंटे काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार बीते 8 वर्षों से इसी भावना के साथ जल सुरक्षा के कार्यों को पूरा करने में जुटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी को राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, इसलिए सरकार मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें देश की परवाह नहीं है, उन्हें देश का वर्तमान या भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन पानी के लिए बड़े विजन के साथ कभी काम नहीं कर सकते। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज दिल्ली आबकारी नीति मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित कई स्थानों पर छापे मारे हैं। सीबीआई ने मामले की जांच के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नियमों के कथित उल्लंघन और नीति प्रक्रिया संबंधी खामियों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। श्री सिसोदिया ने कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनमें कुछ नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये ध्यान देने की बात है कि कैसे एक भ्रष्ट व्यक्ति अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है। जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही रहेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर ये कोई पहला मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शराब की दुकानों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों को हटाए जाने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सिसोदिया पर शराब माफिया से मिलीभगत होने का आरोप लगाया है और कहा है कि इससे राजस्व का बहुत नुकसान हुआ है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस शराब नीति को आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लाए थे और ये दावा कर रहे थे इससे हजारों करोड़ रुपए का उन्हें फायदा होगा, ये शराब नीति दिल्ली के अंदर रेवेन्यू का भंडार भरेगी। यहाँ तक कि खुद उप मुख्यमंत्री सीबीआई जांच से एक दिन पहले कह रहे थे इससे 3000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। कोई इनके प्रवक्ता कह रहे 1300 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच हुई वैसे ही वो बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये कोई पहली छापेमारी नहीं है। पिछले 7 वर्षों में मनीष सिसोदिया के यहां कई बार छापे मारे गए। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है। कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश हैं। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि न तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने और न ही मंत्रालय ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव दिया था। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस बारे में पत्र लिखा है। सूत्रों के अनुसार यह खबर आने के बाद गृह मंत्रालय ने तुरंत दिल्ली सरकार को लिखा कि ऐसे अवैध बाहरी लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास में स्थानांतरित न किया जाए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोहिंग्या के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की है। श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में आए रोहिंग्या घुसपैठियों को निःशुल्क बिजली, पानी और राशन उपलब्ध करा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी वोट बैंक की खातिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी और आज सत्ता में है तब भी एक ही नीति, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम, राष्ट्र की सुरक्षा को हम सबसे आगे लेकर चलते हैं। इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जैसी लोग सरकार बनाते हैं, उनके लिए रोहिंग्या घुसपैठी प्राथमिकता हो जाती है। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आज भी प्राथमिकता है, आगे भी प्राथमिकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के मधुमाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों पर बारीकी से नजर रखने को कहा है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने पुलिस महानिदेशकों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्यों में विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में सभी तकनीकी और रणनीतिक सूचनाएं एकत्र करने की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशकों की है। गृहमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और इनके प्रति एकजुट कार्रवाई करनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इम्फाल में असम राइफल्स के मुख्यालय में भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवानों के साथ बातचीत की। उनके साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, पूर्वी कमान के कमांडर और सेना के अन्य शीर्ष अधिकारी भी थे। रक्षा मंत्री को घुसपैठ की रोकथाम के उपायों और इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर किए जा रहे सीमा प्रबंधन कार्यों की जानकारी दी गई।
जवानों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने इस कठिन क्षेत्र और मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने में साहस और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने वाले अधिकारियों और सैनिकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और असम राइफल्स के सैनिकों के बीच खड़े होना बड़े गर्व की बात है। मैं आपके प्रोफेशन को मोर देन प्रोफेशन मानता हूँ, मोर देन सर्विस मानता हूँ। जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की तड़पन और इच्छा यदि किसी के अंदर होती है तो हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर होती है। इसलिए आपने आजादी की लड़ाई में जो भी नौजवान लड़े उस समय, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, खुदीराम बोस, इन सब सारे लोगों का नाम सुना होगा। ये जानते थे कि यह काम करूंगा उसका अंजाम हमारी मौत है, फिर भी लड़ते रहे। रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर कल इम्फाल पहुंचे। उन्होंने इम्फाल के खुमान लंपक स्पोर्ट्स स्टेडियम में डूरंड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 3 साल के भीतर 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन का पानी उपलब्ध करवाया गया। प्रधानमंत्री ने गोवा के पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बनने पर उसकी सराहना की। उन्होंने इसे हर घर में पेयजल पहुंचाने के अभियान की एक बड़ी सफलता बताया। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों पर बारीकी से नजर रखने को कहा। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिले में सेना में अग्निवीरों की भर्ती रैली आज से शुरू। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस साल दिसंबर तक सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मौसम विभाग ने आज से प्रभावित जिलों में तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की। और डूरंड कप फुटबॉल में एफसी गोवा का मुकाबला भारतीय वायु सेवा से और सुदेवा दिल्ली का सामना केरल ब्लास्टर्स से होगा। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए नाम दर्ज करने का काम आज सवेरे शुरू हुआ। ये प्रक्रिया 8 सितंबर तक चलेगी। सेंट्रल कमांड के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये अभियान बरेली, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सीतापुर जिलों में चलाया जा रहा है। श्री शांतनु ने बताया कि स्थानीय प्रशासन, राजपूत रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के सहयोग से भर्ती प्रक्रिया चला रहा है। अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं को प्रेरित करने के लिए फतेहगढ़ के विशेष स्थानों पर बोर्ड लगाए गए हैं। सभी प्रत्याशी पहले ही भारतीय सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करा चुके हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई दिसंबर तक देश के सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने हरियाणा के सूरजकुंड में निगम के चिंतन शिविर में ये घोषणा करते हुए कहा कि सेवा विस्तार में विस्तृत लाभार्थी आधार और सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू किए जाने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इसका तालमेल किया जाएगा ताकि सेवाओं तक लाभार्थियों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। हम सब लोगों ने तय किया है कि हम दिसंबर 22 तक देश के सभी जिलों में इसको लागू करेंगे और जो इसके बेनिफिशियरीज हैं, जो प्रेजेंट आईपीज हैं, वो हमारे 3 करोड़ 80 लाख के लगभग 12.5 करोड़ उनके डिपेंडेंट है। तो 12.5 करोड़ से ज्यादा हमारे आईपीज हैं। लेकिन अगर नया सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होगा तो निश्चित रूप से इनकी संख्या और 20% बढ़ेगी। इसलिए सभी बेनिफिशियरीज तक ईएसआईसी जाए, इसके लिए हमारे को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अभी से काम करना होगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 209 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 31,52,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.58% हो गई है। मुंबई के उपनगर बोरीवली में आज दोपहर एक 4 मंजिला गीतांजलि अपार्टमेंट ढह गया। 8 दमकल गाड़ियां और अग्निशमन के कर्मचारी 2 बचाव गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
ये इमारत साईं बाबा नगर में स्थित है। इस इमारत को जीर्ण शीर्ण और खाली घोषित कर दिया गया था। देश के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों में श्रोताओं के लिए सूचना और समाचार का विश्वस्त माध्यम रहा है। देश के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। आकाशवाणी से प्रसारित गाथाएं स्वतंत्रता के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की यात्रा को दर्शाती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के पहले आम चुनाव की झलकियां। ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। इसी दौरान राज्य विधानमंडल के चुनाव भी करवाए गए थे। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनावों की तैयारी एक बहुत बड़ा कार्य था। दुनिया में इससे पहले इस पैमाने पर कोई चुनाव नहीं हुआ था। इस चुनाव में करीब 17 करोड़ पात्र मतदाता थे, जिन्हें करीब 3,200 विधायकों और लोकसभा के 489 सदस्यों का चुनाव करना था। इन पात्र मतदाताओं में से केवल 15% मतदाता ही साक्षर थे। Though the elected leaders of a free nation enjoy the confidence of their people, it is the people themselves, unknown and unsung, who weave and wear the fabric of democracy. What follows here is the record of such a people, the people of our nation who played a worthy, active part in a great experiment, the experiment of free India's first general election. संविधान ने पुरुषों और महिलाओं सहित देश की पूरी आबादी को मतदान का अधिकार दिया था। उस समय यूरोप के कई देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक नहीं था। The aims and ideals that became reality on our attaining independence were well expressed through the Adult Franchise Clause incorporated in our Constitution. Universal adult franchise, a phrase that became a fact, a phrase which conferred on nearly half our total population the right to vote, the right to frame the form of government most suited to our needs. For a nation that had emerged so recently from foreign rule, it was a big step, a bold step forward. चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग ने संविधान, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतदाता पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया पर जनता को जागरूक करने के लिए आकाशवाणी का उपयोग किया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर में जन्माष्टमी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हिंदू समुदाय और अन्य धर्मावलंबियों से अनुरोध किया कि वे स्वयं को अल्पसंख्यक न मानें। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार चाहती है कि सभी पंथ के लोगों को समान अधिकार मिलते रहें। सुश्री शेख हसीना ने कहा कि आप सब इसी देश के नागरिक हैं, इसलिए आपको भी उतने ही अधिकार प्राप्त हैं जितने कि मुझे।
उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्य आयोजन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में हो रहा है। एक रिपोर्ट। लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मथुरा वृंदावन की नगरी में पधार चुके हैं। सभी मंदिरों को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। खास सजावट बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर और भागवत भवन पर की गई है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे में आज दही हांडी उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से ये त्योहार नहीं मनाया गया। मुंबई और ठाणे में करीब 2000 छोटी और बड़ी गोविंदा टीमें हैं। इन टीमों ने आधी रात से ही दही हांडी फोड़ना शुरू कर दिया है। मुंबई में इस उत्सव में 1.5 लाख से ज्यादा युवा शामिल हो रहे हैं। दही हांडी के लिए ऊंचे स्तर बनाने वाली टीमों के लिए करोड़ों रुपए के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि दही हांडी को अगले साल से एक साहसिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। साथ ही उत्साह और प्रतिस्पर्धा निर्माण करने के लिए राज्यव्यापी प्रो गोविंदा लीग का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक गोविंदा को 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा और उन्हें नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। दही हांडी के दौरान गंभीर रूप से घायल गोविंदाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। 21 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलकाता में डुरंड कप फुटबॉल के ग्रुप ए के मैच में आज फुटबॉल क्लब गोवा का मुकाबला भारतीय वायुसेना की टीम से होगा। ये मैच दिन में 3 बजे शुरू होगा। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में ग्रुप बी का मैच केरल ब्लास्टर्स और सुदेव दिल्ली के बीच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि तालिबान अफगान लोगों के प्रति किए वायदे पूरे करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि अनेक विदेशी लड़ाके अफगानिस्तान में लौट आए हैं। अफगान समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में श्री बोल्टन ने बताया कि अमेरिका और तालिबान के बीच 2020 के दोहा समझौते पर हस्ताक्षर करने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला एक बड़ी भूल थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। ओडिशा के कई जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ग्रस्त जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया तथा खुर्दा, पुरी, कटक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों में बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए 15 दिन की राहत की घोषणा की है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने आज से बाढ़ग्रस्त जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 3 साल के भीतर 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन का पानी उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री ने गोवा के पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बनने पर उसकी सराहना की। उन्होंने इसे हर घर में पेयजल पहुंचाने के अभियान की एक बड़ी सफलता बताया। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों पर बारीकी से नजर रखने को कहा। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिले में सेना में अग्निवीरों की भर्ती रैली आज से शुरू।
देश के विभिन्न हिस्सों में आज जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।